नमस्कार, खबरें जारी है न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात होगी महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में दरअसल एनडीए में क्या चल रहा है डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मैराथन बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस सबके बीच दिल्ली में राज ठाकरे की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ने महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई कर दिया है। माना यही जा रहा है कि जल्द ही राज ठाकरे की एनडीए गठबंधन में एंट्री होने वाली है, और ऐसे में महाराष्ट्र में पहले से ही एनडीए में सीटों को लेकर जो पेच फंसा है वो और भी ज्यादा उलझ गया है। हालांकि मराठा पावर की बदौलत बीजेपी 48 सीटों पर जीत का परचम लहराना चाहती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि राज ठाकरे के साथ आने से क्या महाराष्ट्र में आएगा एनडीए का राजयोग। महायुतीमध्ये कुठलाही विवाद नाही, काही चिंता करू नका। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देश में सियासी पारा हाई हो रहा है। एक तरफ मोदी के नेतृत्व में एनडीए की फौज है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन चुनावी ताल ठोक रही है। ऐसे में दोनों ही खेमे लगातार अपने अपने कुनबे को मजबूत करने में लगा है। मोदी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन लगातार 400 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रहा है। खुद मोदी कई बार मंचों से इसकी मुनादी कर चुके हैं। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है, अब की बार 400 पर, अब की बार 400 पर। लेकिन लोकसभा सीटों के हिसाब से दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र को लेकर एनडीए गठबंधन में सियासी हलचल तेज है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई। इसी कड़ी में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने अपनी अपनी पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई। अभी सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में एनडीए में मंथन का दौर जारी था कि इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे अचानक दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद खबर सामने आने लगी है कि महाराष्ट्र में एनडीए में राज ठाकरे की एमएनएस शामिल होने वाली है। इस बात को बल इसलिए भी मिला क्योंकि पिछले 4 दिनों में राज ठाकरे 2 बार दिल्ली आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। राज ठाकरे के साथ उनके बेटे अमित ठाकरे भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि एमएनएस एनडीए के साथ मिलकर 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसमें नासिक दक्षिण मुंबई सीट को लेकर अमित शाह से चर्चा भी हुई। वहीं राज ठाकरे ने विधानसभा में भी सम्मानजनक सीटें मांगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनने के बाद राज ठाकरे लगातार मराठी माणूस की बात करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से उन्होंने हिंदुत्व का राग अलापना शुरू कर दिया है। जैसे ही राज ठाकरे हिंदुत्व का राग अलापना शुरू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को वो अपनी विचारधारा वाले लगने लगे। कहीं न कहीं आरएसएस ने हरी झंडी मिलने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे को गठबंधन के लिए मना लिया है। अगले बताया जाता है कि 2 से 3 दिनों में राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी महायुति का गठबंधन का सीट शेयरिंग डिक्लेयर हो जाएगा। राज ठाकरे के पास 2 से 2.5% वोट है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि महाविकास आघाड़ी को टक्कर देनी है, तो ये 2 से 2.5% वोट भी उन्हें जीत का रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे ही ये बात सामने आई कि राज ठाकरे एनडीए के साथ जाने वाले, विपक्षी इंडिया गठबंधन बीजेपी के साथ साथ उन पर हमलावर हो उठा। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी को घेरते हुए लिखा, उत्तर भारतीय भाइयों को लाठियों से पीटने वाले राज ठाकरे के साथ बीजेपी उत्तर भारतीयों के वोट मांगने जा रही है। भाजपा ने न केवल उत्तर भारतीय भाइयों को धोखा दिया है, बल्कि उनके घावों पर नमक छिड़कने और उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया। हमारा उनसे सवाल है, किस मुंह से आप उत्तर भारतीयों का, हिंदी भाषियों को
आप मतदान मांगने वाले हो। और इससे यह भी पता चलता है कि भाजपा ने अपनी हार महाराष्ट्र में तो मान ली है, क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा जिसके पास एक भी विधायक हो न हो, उसके पास अगर 4-5 वोट है तो उसको भी साथ में लेने की जरूरत 400 पार की बात करने वाले को क्यों पड़ रही। वहीं एनसीपी शरद गुट ने राज ठाकरे के इस फैसले को आत्मघाती फैसला बताया। साथ ही कहा कि अगर राज ठाकरे ने ऐसा किया तो मनसे का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। राज ठाकरे जी अगर इस प्रकार की भूमिका लेते हैं तो मनसे के लिए अति घातक वो निर्णय होगा। उनके पार्टी का एकमेव विधायक हमारे कल्याण लोकसभा क्षेत्र में है और वही विधायक जमकर सांसद श्रीकांत शिंदे जी का विरोध कर रहा है। इस बार अगर राज ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया तो मुझे लगता है कि मनसे ये पार्टी नहीं रहेगी। मनसे के पदाधिकारी इस्तीफा देके शायद फिर से शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ थे वो अचानक बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हैं, और बीजेपी राज ठाकरे को अपने पाले में लाने के लिए क्यों उत्सुक है? इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति की बात हो और राज ठाकरे का नाम ना आए, भला ये कैसे हो सकता है? भले ही महाराष्ट्र में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रभाव कम हो, लेकिन उनकी ताकत को कम आंकना बेईमानी होगी, क्योंकि बीजेपी बखूबी जानती है अगर मराठा वोटरों को साधना है तो हार्डकोर हिंदुत्व की वकालत करने वाले राज ठाकरे को अपने पाले में लाना होगा। और यही वजह है कि बीजेपी ने राज ठाकरे का दिल खोलकर गठबंधन में वो इंतजार कर रही है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना यही जा रहा है कि राज ठाकरे 2024 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं। और ऐसे में राज ठाकरे के राजनीतिक प्रभाव को जानना और समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले एमएनएस के पिछले 3 विधानसभा चुनावों की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले 2009 वाला विधानसभा चुनाव, जिसमें 288 विधानसभा सीट वाले महाराष्ट्र में एमएनएस को दरअसल 13 सीटें हासिल हुई थी और जो वोट शेयर था उसके पास वो था 5.71%, करीब करीब 6% वोट मिला। कुल मिलाकर इसे अच्छा प्रदर्शन हम मान सकते हैं। इसके बाद 2009 के बाद 5 साल बाद 2014 वाला रिकॉर्ड देखिए। सीट भले ही एक जीती हो राज ठाकरे की एमएनएस ने, लेकिन वोट शेयर घटा, लेकिन फिर भी 3% से ऊपर रहा, 3.15% वोट शेयर। इसके बाद 2019 विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को एक भी विधानसभा की सीट नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर फिर भी वो 2% से ज्यादा 2.25% लाने में कामयाब रहे हैं। अगर लोकसभा के पिछले 3 चुनावों की बात करें तो सबसे पहले फिर बात 2009 की करेंगे, क्योंकि 2009 इसलिए भी अहम हो जाता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वजूद में आने के बाद शिवसेना से अलग अपनी पहचान के लिए जब लड़ाई लड़ रहे थे राज ठाकरे, तब उन्होंने एमएनएस का निर्माण किया था और यह पहला चुनाव लड़ा था 2009 वाला। एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, जाहिर लोकसभा चुनाव है, लेकिन जो वोट शेयर उनका था वो 4% से ज्यादा था 2009 में। 2014 में देश में मोदी लहर थी, बीजेपी अपने दम पर 272 के आंकड़े को क्रॉस कर गई थी। एमएनएस लोकसभा चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन वोट शेयर घटा फिर भी 1.5% के आसपास वोट शेयर उसका यहां पर रहा। 2019 अगर लोकसभा चुनावों को लेकर हम बात करें, राज ठाकरे ने बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राज्य भर में प्रचार किया था। पूरे महाराष्ट्र में घूमे थे वो, अपना उम्मीदवार नहीं उतारा एमएनएस ने, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी का जो गठबंधन था उसका समर्थन करते नजर आए थे राज ठाकरे। ऐसे में अगर देखें तो उनकी पार्टी का आखिरी चुनाव 2019 का विधानसभा चुनाव ही था, जिसमें 2.25% वोट एमएनएस को मिले थे, यानी 12,42,135 वोट राज ठाकरे की पार्टी को मिले। और यही वोट बीजेपी दरअसल अपने गठबंधन के लिए चाहती है। साथ ही लोकल बॉडी इलेक्शन में भी एमएनएस ने मुंबई में 7, पुणे में 8, नासिक में 12 और ठाणे में 3 सीटें जीती हैं। यानी इन इलाकों में राज ठाकरे की पार्टी का जो प्रभाव है वो साफ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व राज ठाकरे को अपने साथ जोड़ने को राजी है। हालांकि 2024 में राज ठाकरे अगर एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन को इसका कितना फायदा मिलता है। भले ही राज ठाकरे के एनडीए में आना तय माना जा रहा, लेकिन उनके आने से सीट शेयरिंग का पेंच और भी फंस सकता है, क्योंकि पहले से ही बीजेपी शिंदे और पवार के साथ सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मैराथन बैठकें कर रही, उन्हें मनाने की जुगत में लगी है।
ऐसे में राज ठाकरे के आने से गठबंधन में सीट शेयरिंग का समीकरण फिर से सेट करना होगा। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर पेंच कितना भी फंसा हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस लगातार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और चंद दिनों में सीटों का ऐलान हो जाएगा। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में मामला डन होने के कगार पर है। हालांकि अगर अब राज ठाकरे गठबंधन में शामिल होते हैं तो फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला थोड़ा बदला नजर आएगा। हालांकि बीजेपी के सहयोगी दलों को सीटें बीजेपी देने वाली है, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर क्या है बीजेपी का प्लान, ये जानना भी जरूरी है। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और मतदान की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही सीट शेयरिंग को लेकर भी हलचल तेज है। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो आखिरी दौर में माना जा रहा है और जल्द ही सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन अगर राज ठाकरे की एमएनएस इस गठबंधन में शामिल होती है, यानी कि एनडीए में, जो कि बहुत हद तक महज अब औपचारिकता नजर आ रही है, तो सीटों के समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो संभावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक जरा जल्दी से समझिए कि महाराष्ट्र की जो 48 लोकसभा की सीटें हैं उनमें से कौन सी पार्टी किस पर लड़ेगी। बीजेपी 32 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली है वो 10 सीटें उसके हिस्से में जाती नजर आ रही हैं। एनसीपी अजित पवार को 4 सीटें मिल सकती हैं और ये जो नया नाम राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस का है, दरअसल उसे 2 सीटें यहां पर दी जा सकती है। यानी कि बीजेपी खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखते हुए पूरे चुनाव का नेतृत्व करेगी। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 2 सीट, यानी कि एक नासिक और दूसरी दक्षिण मुंबई, राज ठाकरे को दी जा सकती है और वो बीजेपी दरअसल अपने कोटे से देगी। यानी पहले बीजेपी 34 सीटों पर लड़ने वाली थी, अब 32 सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, 2 सीटें दे रही है एमएनएस को। हालांकि ये एक फॉर्मूला है, संभावित फॉर्मूला, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि संभावित फॉर्मूले में 1 या 2 सीटों की ही हेरफेर देखने को मिल सकती है। ऐसे में यह भी दिलचस्प होगा कि सहयोगियों के साथ सामंजस्य बैठाकर कैसे बीजेपी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर ऐलान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए को 400 और भाजपा को अकेले 370 सीटों का टारगेट दिया। भाजपा जानती है कि इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए महाराष्ट्र महत्वपूर्ण है। पार्टी को सहयोगियों को साथ लेकर चलते हुए सभी बदलावों और संयोजनों को संतुलित करना होगा। एनडीए की बस में असल में ज्यादा यात्री चढ़ गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले दिनों बीजेपी ने जब लोगों को शामिल करने शुरू किया, इन सब को टिकट की जरूरत है, इसलिए बीजेपी में, और अब इनके आपस के दावे बन रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। कहीं बीजेपी से चाहते हैं, ज्यादातर अजित पवार और शिवसेना के जो वो हैं उनकी जो सीटों के दावे हैं एक दूसरे के खिलाफ हैं और उन सीटों पे लड़ाई हो रही है और वो संकट आन पड़ा है। उन सबको टिकट मिलने की स्थिति नहीं बन रही आज के डेट में, तो बगावत जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी के अपने लोगों को एडजस्ट नहीं किया जा रहा है, जो पुराने लोग बैठे हैं। महाराष्ट्र में सियासी समीकरण के साथ साथ पार्टी का प्रभाव कौन किस सीट से जीत दर्ज कर सकता है उसको लेकर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कई ऐसी सीटें होंगी जो पहले गठबंधन में किसी और के पास थी, लेकिन इस बार उन सीटों को आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है। लेकिन इस पर सहमति बनाना गठबंधन के नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि भले ही महाराष्ट्र को लेकर महायुति गठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा हो, लेकिन कई सीटों को लेकर तीनों ही दलों में सियासी रार भी छिड़ी। माना जा रहा है कि प्रदेश की कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में यह जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है कि सीटों की रार कैसे सुलझेगी और किन किन सीटों को लेकर पेंच फंसा। तो एनडीए में एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा भले ही कर दी गई हो, लेकिन कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा और कुछ खास सीटों पर मचे घमासान ने सीट शेयरिंग को जरूर उलझा दिया है। अंदर खाने जो घमासान मचा है, कौन सी वो सीटें, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें। सबसे पहले बात होगी मुंबई की, क्योंकि ठाणे और कल्याण ये 2 सीटें हैं दरअसल जिसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी ने अपना दावा किया है ठाणे और कल्याण के लिए। ठाणे सीट से शिवसेना
उद्धव गुट के राजन विचारे और कल्याण से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे वो सांसद हैं। ठाणे लोकसभा सीट के तहत आने वाली जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 2 पर शिवसेना के विधायक हैं। 1991 तक की सीट बीजेपी के पास थी, उसके बाद सीट शेयरिंग में बाला साहेब ठाकरे ने इसे बीजेपी से ले लिया था। अब जो दूसरा पेंच फंसा हुआ है दरअसल वो मावल अजीत गुट का जो दावा है वो किस पर है, मावल पर और शिरूर लोकसभा सीट पर। तो ये अजीत पवार का दावा इसलिए क्योंकि मावल सीट से फिलहाल शिवसेना के सांसद हैं, लेकिन अजीत पवार इस सीट पर अपने बेटे पार्थ पवार को दोबारा से लोकसभा मैदान में उतारना चाहते हैं। और दिलचस्प ये कि पिछली बार पार्थ पवार यहीं से मावल से लोकसभा का चुनाव हारे थे। शिरूर सीट शिवसेना के पास ही है, लेकिन अजीत पवार को लगता है कि मराठा पावर की वजह से दरअसल ये सीट उन्हें जीत दिला सकती है। अब तीसरा जो पेंच फंस रहा है दरअसल उसे शिवसेना शिंदे गुट का दावा, वो कहां है? उत्तर पश्चिम सीट पर शिवसेना शिंदे गुट का दावा है, क्योंकि मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल गजानन कीर्तिकर मौजूदा सांसद हैं। वो मूल शिवसेना को छोड़कर शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए। ऐसे में शिंदे गुट इस सीट पर अपना दावा ठोक रहा है। चौथा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, वहां पर बीजेपी का दावा है। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट पर बीजेपी का दावा। इस सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत के बड़े भाई किरण सामंत को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है, लेकिन इसी सीट को लेकर शिवसेना बीजेपी में तनातनी देखने को मिल रही है। यानी कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग एनडीए के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है और इसे जितनी जल्दी सुलझा लिया जाएगा, जाहिर है गठबंधन का उतना ही फायदा होगा। लेकिन यह कैसे और कब सुलझेगा, इस पर नजरें हमारी बरकरार रहेंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहां रुकेंगे। आप देखते रहिए News 24, खबरें जारी हैं।